हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ कि जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जाने माने। और कलकत्ता ही नहीं, देश के कोने कोने से क्लाइंट इनके पास आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। दोस्तों, मैं आज जो समस्या लेकर के इनके सामने बैठा हूँ वो है साइबर क्राइम, जो कि आज ये एक बड़ा नेटवर्क जाल है इसका, और ये पूरा वर्ल्ड लेवल पर इसका एक रैकेट बना हुआ है। ना जाने प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग इस ठगी के शिकार होते हैं। सर नमस्कार। मैं सबसे पहले जो है सर अपना परिचय दें आप हमारे चैनल को। मैं शुभदीप रॉय बंगाल से बिलोंग्स करता हूँ और मैं एडवोकेट हूँ। और मेरे को बंगाल में दीप बोल के सब कोई जानते हैं, दीप रॉय बोल के जानते हैं। मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूँ, साइबर लॉ के ऊपर भी काम करता हूँ। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा साइबर लॉ का क्राइम का शिकार हुए बहुत आदमी मेरे पास आते हैं देश के कोने से, देश के कोने कोने से। तो कल भी हम गए थे, कल एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में हम गए थे दिल्ली से। मेरे किसी क्लाइंट को बोला गया, वो मेरा किसी क्लाइंट का फेसबुक फ्रेंड था, और 3 महीना पहले मेरा फेसबुक फ्रेंड को बोला गया, कोई कुरियर सर्विस ने फ़ोन किया, आपका कुछ पाउंड आया है, आपको छुड़ाना होगा पैसा दे के। तो मेरे क्लाइंट ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद फेसबुक में उसका बातचीत चलता रहा उनके संग। तो उसने बोला, जो मैं डॉक्टर हूँ, जर्मन का डॉक्टर हूँ और मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ इंग्लैंड में, तो तुम क्यों नहीं लिया पैसा? तो मेरा फ्रेंड ने बोला, मेरे को तो पैसा का ज़रूरत नहीं है, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग भारतीय हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग का किसी का पैसे का ज़रूरत है, हम लोग का कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मैं क्या क्यों लूँ आपका पैसा? तो उसने बोला, दैट इज़ गिफ्ट फॉर यू। तो बात यही है, अगर कोई किसी को गिफ्ट अगर करता है तो कोई मुंह के सामने, हम लोग भारतीय जो है ना, हम लोग भारत के बाहर जो भी रहते हैं ना, हम लोग किसी को असम्मान नहीं करते, हम लोग सब कोई को सम्मान करते हैं। क्योंकि भारत का संस्कृति जो है वो सम्मान के ऊपर ही बना हुआ है। हम लोग सिर्फ देशवासी को सम्मान नहीं करते, देश को छोड़ के बाहर वाले को भी सम्मान करते, अपना अतिथि समझते हैं, अतिथि देवो भवो समझते हैं। मेरे सामने में आज मेरा क्लाइंट और एक क्लाइंट मेरे सामने में बैठे हुए हैं। ये जागरूकता चाहिए। आज हम लोग के बीच में जो भी बात होगा, इससे देशवासी को कुछ जागरूकता मिलेगा, देशवासी कुछ नॉलेज गैदर करेंगे, और इस तरह का क्राइम के हद से जितना हो सके वो लोग बच पाए। मैं कुछ अनुभव अपना शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। सबसे पहली घटना जो है 2012 में हुआ है, जो कि मैं मेल चेक कर रहा था और उसमें एक मेल आता है कि वाइक्लफ बैंक का जो है एक चेक दिखाया जाता है, उसका अमाउंट तकरीबन है $5 लाख। ये आपको जो है प्राइज फंसा है और आप इसे कलेक्ट कर लें। उसमें जो है पूरा बायोडाटा पूछा जाता है, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा कुछ डाल दिया गया। फिर उधर से कॉलिंग आता है। कॉलिंग करने के बाद वो लोग बताता है कस्टम क्लियरेंस के लिए इंडियन रुपीज़ में 87,000 रुपया जो है आपको जमा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हो गया, इतना रुपया आ रहा है। फिर मैं क्या किया, उतना इंग्लिश उस टाइम मेरे को बोलने नहीं आ रहा था। हमने क्या किया, क्रिश्चियन आदमी को पकड़ा जो इंग्लिश ज़्यादा जानता था, उसके पास गया, उसने बात किया। फिर उसने मेरे को समझाया कि ये सारे फ्रॉड हैं। सबसे पहली बात, इंडिया में अगर किसी को लॉटरी फंसता है, बाज़ाब्ता वो ये नहीं बोलता है कि पहले मेरे को इतना रुपया दे दीजिए फिर मैं आपको वापस करूँगा, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो अपना काट करके बचा हुआ अमाउंट जो है प्राइज के विनर को दिया जाता है। उसने मेरे को ये समझाया, बताया तुम इसमें मत पड़ना, ये सरासरी फ्रॉड है। सर मैं दूसरा केस आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरे केस में क्या हुआ था, हमारे ही एक दोस्त थे
उनके मोबाइल में सुबह सुबह कॉल आता है और ये बोला जाता है कि सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका जो है एटीएम पिन नंबर जो है लॉक हो गया है। तो वो आदमी सुबह सुबह जो है मुंह धो रहा होता है और वो ये बोलता है कि ठीक है बताइए। उससे जो जो डिटेल्स पूछा जाता है, कार्ड का सामने का नंबर 16 डिजिट, पीछे का 3 नंबर जो आता है, भूल करके भी मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एटीएम कार्ड के पीछे का जो 3 नंबर जो होता है 3 डिजिट नंबर कभी भी मत दीजिएगा, नहीं तो आपका सारा अमाउंट फ्रॉड हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, सारा चीज़ बता दिया और 2 से 3 मिनट के अंदर तकरीबन उनका सारा पैसा जो है कट गया। अभी एक ताज़ा न्यूज़ में बता रहा हूँ, लॉकडाउन में दोस्तों मैं वो क्या कर रहा है कि आपके प्रोफाइल को देखेंगे और वो ये देखेंगे कि आप किस कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास एक कॉल आता है कि सर मेरे पास जो है 10 रोल वॉलपेपर चाहिए। कि लॉकडाउन में मेरे पास कॉल आया है तो मैं खुश हो गया कि 10-20 वॉलपेपर का रिक्वायरमेंट, यानी अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट होगा। हमने खुश हो करके उसको कम से कम 25-30 PDF पिक्चर बना करके भेज दिया कि आप पसंद करिए। उन्होंने पसंद करके मेरे को बोलते हैं कि ये 5-5 रोल का 4 आइटम मेरे को चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर, आपका इतना अमाउंट बन रहा है, आप मेरे को पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको माल वापस लगा दूंगा। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप अपना जो है फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर कुछ भी हो तो आप मेरे को दे दीजिए। मैंने क्या किया सर कि हर दुकानदार के पास जो है आजकल के डेट में पेटीएम और फ़ोनपे अकाउंट होता है, अमेजॉन अकाउंट जो भी हो, मैंने उनको दे दिया। देने के बाद मेरे को वहाँ से उस दिन तो कॉल नहीं आया। मैं तो इतना उत्साहित था, मैं 7 बजे रात में भी उनको कॉल किया कि सर आपने मेरे को बताया नहीं, मेरे को पेमेंट भेजा नहीं। वो बोले कि मेरे सर जो है मीटिंग में है, मैं कल सुबह आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बोला ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे को 11 बजे कॉल आता है कि सर आपका अकाउंट में जो है फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, आप एक काम करिए ऑनलाइन होइए। हम बोला ठीक है, मैं हो जा रहा हूँ। उसके बाद सर मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा वहाँ से और वो मेरे को कोड बताने के लिए बोले। लेकिन दोस्तों अगर उनका जो मैसेज आया, मैं अगर उनको कोड बता देता तो मेरा मोबाइल उसी टाइम हैक हो जाता और मेरा सारा का सारा पैसा जो है वहाँ से निकल जाता। मैंने ऐसा नहीं किया और क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे को बता दिया था कि अभी इस टाइप का फ्रॉडिंग चल रहा है। दोस्तों आप लोग इस टाइप का फ्रॉडिंग से बचें। बनाने के लिए हो सकता है 2-4-500, 1000-2000 रुपया आपके अकाउंट में डाल दे। जब डालने के बाद आप सारा डिटेल्स उसको बता देंगे, फिर आपका टोटल पैसा जो है वापस ले लेगा। आज हम लोग इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ का हल करने के लिए कोई सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले तो मैं उनका अनुभव के लिए जो शेयर किए, उनका समझदारी के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा बात जो है, आज जो ऐसा फ्रॉड हो रहा है ना, इसका लगभग आप मान लीजिए 2099 ऐसा कुछ टाइम से ये फ्रॉड वगैरह शुरू हुआ। मतलब इससे पहले भी थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन ज़्यादा तेज पकड़ा इसी टाइम से। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब देखा गया जो ये फ्रॉड वाले ने मिनिस्टर लोग को भी छोड़ा नहीं और इसका शिकार मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर हो या किसी स्टेट मिनिस्टर हो, उनका घर वाला भी हो चुका है। तो भारत सरकार के अधीन अपना लॉ में इसके लिए अलग से एक लॉ है, साइबर लॉ। ये लॉ में बहुत ज़्यादा तक इसका जो ऐसा कुछ होगा, इसका पनिशमेंट है, बहुत कुछ है। लेकिन बिना एडवोकेट मैं यही बोलना चाहूँगा, जब पकड़ा जाए तब ना किसी को पनिशमेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोल सकता हूँ 70-80% केस में पुलिस वाले ने या प्रशासन ने थक के
ये केस को बंद कर दिया, या एब्सकॉन्ड बोल के एक चीज़ होता है, जहाँ पे आपका किसी को अगर मिलता नहीं है कोई क्रिमिनल, तो पुलिस वाले ने उसको एब्सकॉन्ड बोलता है लीगल लैंग्वेज में, जो फरार है या मिल नहीं रहा, ऐसा कुछ लैंग्वेज में चार्जशीट होता है, जो एकदम क्या कहूँ, इसमें कोई इस चार्जशीट में लेके कोई बंदा ऐसा पकड़ में आता नहीं है जिनसे कोई बातचीत करके या आपका इन्वेस्टिगेशन करके कुछ पता लगे। फिर भी इंडिया में बहुत केस में पकड़ा गया है ऐसा कुछ क्रिमिनल्स जिन्होंने ऐसा कांड को किया। तो मैं एक बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, इंडिया का साइबर क्राइम का हब हम लोग को आज सभी को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, झारखंड डिस्ट्रिक्ट का जामताड़ा। राइट सर। ये जामताड़ा में बच्चा से लेके टीनेजर्स, यंग एजेड एंड अदर्स पीपल सर, इसी धंधे पे, मैं धंधा ही बोलूँगा इसको, गैर कानूनी बिजनेस ही बोलूँगा, क्योंकि इससे कोई इंसान का हित नहीं होता, किसी एक और दो आदमी का हित होता है। में क्या है, लगभग मैं परसेंटेज बता नहीं सकूँगा, किंतु लगभग बहुत सारा आदमी ऐसा फ्रॉड चीज़ से जुड़े हुए हैं जो अपना देश के लिए हितकारक नहीं है, और अपना जो शाइनिंग इंडिया है उसके लिए भी हितकारक नहीं है। जामताड़ा में बच्चा से बच्चा, छोटा मतलब मान लीजिए 14-15 साल का बच्चा, उससे ऊपर टीनेजर्स, सबको यही धंधे पे लगे हुए हैं। जंगल में जाते हैं, उधर से मोबाइल कॉलिंग करते हैं, आपका पिन कोड भेजिए, आपका मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आप केवाईसी नहीं दिए हुए हैं, आपका अकाउंट डिटेल्स आप भेजिए, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। और बहुत सारा लड़की लोग भी जुड़े हुए हैं। आज का डेट में ये चित्र थोड़ा बदल गया है। आज का डेट में बहुत सारा फॉरेनर्स, एनआरआई इंडिया में है, जो लोग अकॉर्डिंग टू फॉरेनर्स एक्ट उसको ढाल बना के ये लोग अपना देश का ये गैर कानूनी आदमी लोग का धंधा के संग जुड़ गए हैं। एनआरआई भी इन्वॉल्व है, जो अपना देश में रह रहे हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट, जिनको हम लीगल लैंग्वेज में चार्जशीट बोलते हैं, चार्जशीट भी आया है। किसी फ्रॉड को, किसी साइबर क्राइम करने वाले को सज़ा भी हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन वो तो नहीं हो रहा। इसके लिए मैं भारत सरकार को और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो जागरूकता फैलाइए, उसके बाद जितना हो सके अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम लॉ इनको सब कोई को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसके बाद मैं अगर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी टाइम आपके पास ऐसा कॉल आता है तो पहले तो वो कॉल को आप जैसे आपको समझ में आए, जो लगे जो ये फ्रॉड है, कट कर दीजिए। अभी फेसबुक में ग्रुप बना के, फेसबुक पेज बना के बहुत सारा बिजनेस चल रहा है। ये सब में छोटा मोटा गृहिणी लोग, घर के लेडीज़ लोग, घर के माँ बहन जी, सब ये बिज़नेस में इन्वॉल्व है। कोई साड़ी के लिए बिज़नेस कर रहे हैं, कोई ऑर्नामेंट्स बिज़नेस कर रहे हैं। इन लोगों को QR कोड भेजा जाता है, मैं आपको पेमेंट करूँगा, आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए। इनको उतना समझ नहीं, ये QR कोड को स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद इनका अकाउंट
में जितना भी पैसा रहता है वो हैकर के पास चल जाता है। ये बहुत ही दुखजनक है। मैं बोलूँगा पहला तो सावधानी इससे बचाने का एकमात्र उपाय है, जागरूकता दूसरा उपाय है, और थर्ड जो आपको करना है, अगर ऐसा कुछ होता है लोकल पीएस में जाइए, उसके बाद एफआईआर कीजिए, जीडी मत कीजिए। जीडी से कुछ हल नहीं होता है, एफआईआर कीजिए, केस दर्ज कीजिए। और इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका लोकल थाना में पीएस में एक एफआईआर करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता है। जो पुलिस पर्सन होते हैं वो आपको पूरा सहयोगिता करेगा। आप जिस लैंग्वेज में जानते हैं उसी लैंग्वेज में लिखिए, या आपका वार्ता को लिखने के लिए किसी का सहायता लीजिए, उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। इधर एफआईआर लिखने के लिए बहुत आदमी को प्रॉब्लम होता है, जो मेरे को लिखने नहीं आता है, तब आप किसी को डिक्टेट कीजिए और किसी को लेके जाइए साथ में, क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ फ्री एफआईआर कॉपी मिलेगा रहेगा, उसको आप लेके चलिए। आगे जाके अगर जागरूकता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर होगा तो इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन आपको इस चीज़ का हल मिलेगा। तो दोस्तों, जितना हो सके मैं आपको गाइड किया। हम लोग पहले ही दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली से अपना काम करके आए हैं, और कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम में आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहेगा, आप प्लीज़ कांटेक्ट मी। मैं आपको जितना भी हो सके सहायता करूँगा। नमस्ते। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर।